पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार अरपा रेडियो बिलासपुर द्वारा प्रसारित। अरपा रेडियो पर प्रसारित पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम उच्च शिक्षा आपके द्वार में सुनिए मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर रूपेंद्र राव का व्याख्यान। सपने तो अपने होते हैं, उन्हें पूरा कीजिए, उन्हें नए आयाम दीजिए। उच्च शिक्षा आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी मनोविज्ञान विभाग के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत परामर्श के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। प्रमुखतः परामर्श के बहुत से प्रकार बताए गए हैं, किंतु व्यवहार के दृष्टिकोण से और कार्य के दृष्टिकोण से, विशेषकर परामर्श के पेशे में जो उपयोग आने वाले प्रकार हैं, उनके दृष्टिकोण से मुख्यतः 3 प्रकारों में इसको बांटा गया है। पहला, निर्देशी परामर्श, डायरेक्टिव काउंसलिंग। दूसरा जो प्रकार इसका होता है वो होता है अनिर्देशी परामर्श, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। और तीसरा जो प्रकार होता है वो होता है संग्रही परामर्श, इलेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशी परामर्श को अन्य नाम से भी जाना जा सकता है, जैसे परामर्शदाता केंद्रित परामर्श, काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग, नियोजक परामर्श, प्रोस्पेक्टिव काउंसलिंग। निर्देशीय परामर्श के अंतर्गत परामर्श का मुख्य उत्तरदायित्व विशिष्ट रूप से प्रशिक्षण प्राप्त परामर्शदाता का होता है। वह परामर्श देने से पूर्व प्रार्थी के साथ मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करता है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता की भूमिका सक्रिय होती है और वह स्वयं की भावनाओं को स्वतंत्र रूप से प्रकट कर पाता है। परामर्शदाता प्रायः प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछता है, जिसके उत्तर बहुत ही संक्षिप्त प्रकार के होते हैं तथा इस प्रकार के परामर्श में प्रार्थी उदासीन रूप से अपनी भूमिका को अदा करता है। मुख्यतः इसमें ध्यान देने वाली बात है, यह परामर्शदाता पर केंद्रित होता है। इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं होती हैं या बेसिक एजम्पशन होते हैं, जिनके आधार पर यह अन्य प्रकारों से अलग माना जाता है। इसकी पहली जो मूलभूत अवधारणा है वह है परामर्श प्रक्रिया बौद्धिक प्रक्रिया है। परामर्श प्राथमिक रूप से बौद्धिक प्रक्रिया है। यह बौद्धिक पक्ष पर अधिक बल देता है। यह व्यक्ति के वर्तमान की अपेक्षा भूतकाल में घटित घटनाओं को जानने व उसके अनुरूप समाधान खोजने पर बल देता है। दूसरी इसकी जो मूलभूत अवधारणाएं मनोवैज्ञानिकों द्वारा बताई गई हैं वो है सुझाव देने की सक्षमता। परामर्शदाता एक उत्तम प्रशिक्षण प्राप्त एवं अनुभवी व्यक्ति होता है। उसके पास परिस्थिति संबंधित समस्त सूचनाएं होती हैं, अतः वह सुझाव देने में सक्षम होता है। विद्यार्थियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, परामर्श एक पेशेवर कार्य है और इसमें पर्याप्त प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। प्राथमिक और मूलभूत अवधारणाओं का तीसरा जो मूलभूत अवधारणा है वह है परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान स्थिति के रूप में होते हैं। परामर्श के उद्देश्य समस्या समाधान की स्थिति के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं। इसमें परामर्शदाता की मुख्य अभिवृत्ति समस्या समाधान के प्रति होती है। वह उद्देश्यपरक होता है और कम समय लेता है। यहाँ एक महत्वपूर्ण 2 बातें ध्यान में आती हैं, एक तो उद्देश्यपरक और दूसरा समय का कम लगना। ये मूल बातें इस प्रकार के परामर्श की विशेषता होती है। चौथा जो इसका एजम्पशन है या अवधारणा है वो है सेवार्थी की समस्या समाधान में अक्षमता। परामर्शदाता यह मानता है कि सेवार्थी में अधिकतर समस्या समाधान करने की योग्यता नहीं होती, अतः इस विधि में प्रत्यक्ष रूप से सलाह दी जाती है। इसमें व्यक्ति की अपेक्षा समस्या पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जाता है। अब हमारा ध्यान इस दृष्टि से जाना चाहिए कि इस प्रकार के परामर्श के चरण क्या हो सकते हैं। निर्देशी परामर्श के कुछ सोपान मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं या चरण बताए हैं, वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है विश्लेषण, एनालिसिस। विश्लेषण के अंतर्गत प्रार्थी के बारे में सूचनाएं एवं आंकड़े, संचित अभिलेख, साक्षात्कार आदि के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। सभी तथ्यों व आंकड़ों को एकत्र करने के लिए केस हिस्ट्री विधि का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है। दूसरी जो इसकी विधि है या दूसरा जो उसका चरण है वो होता है संश्लेषण, सिंथेसिस। संश्लेषण के अंतर्गत विश्लेषण से प्राप्त आंकड़ों का इस प्रकार से संक्षिप्तीकरण किया जाता है जिससे विद्यार्थी के गुणों, न्यूनताओं, समायोजन और कुसमायोजन की स्थितियों का पता लगाया जा सके। तीसरा जिसका महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है निदान, डायग्नोसिस। निदान के अंतर्गत प्रार्थी द्वारा अभिव्यक्त समस्याओं के आंकड़ों की व्याख्या करना शामिल होता है, जिसमें समस्या की पहचान, समस्या के कारण और उसके पूर्व अनुमान लगाने का प्रयास परामर्शदाता करता है।
चौथा जो इसका चरण होता है वो होता है पूर्वानुमान, प्रोग्नोसिस। इसके अंतर्गत छात्रों की समस्या के संबंध में भविष्यवाणी की जाती है। पूर्व अनुमान उपलब्ध सूचनाओं पर निर्भर करता है। पांचवा बहुत महत्वपूर्ण चरण जो निर्देशी परामर्श में अपनाया जाता है वो होता है परामर्श या उपचार, काउंसलिंग या ट्रीटमेंट। इस सोपान के अंतर्गत परामर्शदाता प्रार्थी के समायोजन हेतु वांछित कदम उठाता है और उसे परामर्श प्रदान करता है। छठवां और सबसे महत्वपूर्ण चरण जो माना जाता है निर्देशी परामर्श में वह होता है फॉलोअप या अनुवर्तन। इस सोपान के अंतर्गत परामर्श प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है। विद्यार्थी के परामर्श के माध्यम से क्या क्या उपलब्धियां रही, परामर्श की प्रविधि में कोई कमी रह तो नहीं गई, या फिर परामर्श की प्रक्रिया में और क्या भविष्य में किया जा सकता है, इन पक्षों का ध्यान अनुवर्तन या फॉलोअप के स्टेज में किया जाता है। अब हम जानना चाहेंगे कि परामर्श की क्या विशेषता होती है और मुख्य रूप से निर्देशी परामर्श की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, उनको जानने का हम प्रयास करेंगे। इस प्रक्रिया में परामर्शदाता सक्रिय भूमिका निभाता है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ये निर्देशी परामर्श है। यहाँ परामर्शदाता की भूमिका बहुत सक्रिय होती है और महत्वपूर्ण होती है। दूसरा कि इस प्रक्रिया में व्यक्ति की समस्या केंद्र बिंदु होती है, न कि व्यक्ति, अर्थात यहाँ समस्या का ज्यादा महत्व होता है न कि व्यक्ति का। तीसरा, इस प्रक्रिया में प्रत्यक्ष प्रभावशाली विधियों का प्रयोग किया जाता है। परामर्शदाता परिस्थिति के अनुसार, व्यक्ति के व्यवहार के अनुसार और व्यक्ति की अवस्था को देखते हुए विभिन्न विधियों का प्रयोग यहाँ करता है। परामर्शदाता प्रार्थी को आवश्यक सूचनाओं से परिचित कराता है, सेवार्थी की परिस्थिति का वस्तुनिष्ठ वर्णन तथा व्याख्या करता है और उसे परामर्श प्रदान करता है। परामर्श की इस प्रक्रिया में प्रार्थी के बौद्धिक पक्ष की ओर ध्यान दिया जाता है, न कि उसके संवेगात्मक पक्ष पर। इस परामर्श के कुछ लाभ भी हैं जो मनोवैज्ञानिकों ने बताया है। इसका सबसे पहला लाभ यह है कि इसमें व्यक्ति की समस्या पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि परामर्शदाता प्रार्थी के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है, अर्थात 1-to-1 काउंसलिंग में परामर्शदाता और प्रार्थी आमने सामने रहते हैं, वो दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। तीसरा, इसका महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इस विधि में परामर्शदाता प्रार्थी की सहायता के लिए तुरंत उपस्थित हो सकता है। और चौथा, इसका एक फायदा है, इसमें समय की दृष्टि से काफी उपयोगी होता है, बहुत कम समय लगता है इसमें। इन सब विशेषताओं के अलावा भी इस परामर्श में कुछ सीमाएं हैं या कुछ लिमिटेशंस है, जो इस प्रकार है कि निर्देशी परामर्श के अंतर्गत सेवार्थी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार का परामर्श उत्तम और प्रभावशाली नहीं होता। इसमें सेवार्थी परामर्शदाता पर अधिक निर्भर होता है। परामर्श का जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है वो होता अनिर्देशीय परामर्श या नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, यथा प्रार्थी केंद्रित परामर्श, क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग, अनुमत परामर्श या परमिसिव काउंसलिंग। इसके प्रमुख जो प्रवर्तक रहे हैं वो कार्ल रोजर्स रहे हैं। उन्होंने बताया कि अनिर्देशात्मक परामर्श निर्देशात्मक परामर्श के ठीक विपरीत होता है। यह परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। इस प्रकार के परामर्श में प्रार्थी को बिना किसी प्रत्यक्ष निर्देश के आत्मनिर्भरता, आत्म साक्षात्कार और आत्म अनुभूति की ओर अग्रसर किया जा सकता है। कार्ल रोजर्स ये मानते हैं कि इसका उपयोग शैक्षिक, व्यावसायिक तथा वैवाहिक समस्याओं में अच्छे ढंग से किया जा सकता है। इसकी कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो कार्ल रोजर्स ने बताई हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, व्यक्ति की सक्षमता पर विश्वास। कार्ल रोजर्स ये मानते हैं कि हर व्यक्ति सक्षम होता है या सशक्त होता है, उसकी क्षमता पर विश्वास किया जा सकता है। उनका मानना है कि व्यक्ति में समस्या समाधान की अपूर्व क्षमता होती है। दूसरा, इसका एजम्पशन है कि व्यक्ति विश्वास योग्य होता है। रोजर्स का मानना है कि व्यक्ति बुनियादी तौर पर अच्छा एवं विश्वास की योग्य होता है। अनेकों बार व्यक्ति का व्यवहार अविश्वसनीय होता है, मगर व्यक्ति कुछ शक्तियों के साथ जन्म लेता है जिनको नियंत्रण में रखना आवश्यक है। इसमें निर्णय तक पहुंचने में अधिक समय लगता है। यह विधि भूतकाल की अपेक्षा वर्तमान की बातों पर अधिक बल देता है। तीसरा, इसका मूलभूत अवधारणा है वो होता है स्वाभाविक प्रवृत्तियां। वंशानुक्रम की प्रवृत्ति में वृद्धि, समायोजन, स्वतंत्रता आदि ऐसी दशाएं सम्मिलित की जाती हैं। ये दिशात्मक प्रवृत्ति ही स्वाभाविक प्रवृत्ति कहलाती है। इसमें व्यक्ति की भावनाओं और संवेगों पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा व्यक्ति को अभिव्यक्ति की ओर प्रेरित भी किया जाता है। निर्देशात्मक परामर्श की तरह अनिर्देशात्मक परामर्श के भी विभिन्न सोपान बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला, इसका जो सोपान है या पहला चरण है वो होता है सत्र का प्रारंभ करना, ओपनिंग द सेशन। अनिर्देशात्मक परामर्श का प्रथम सोपान है वार्तालाप करना। इसमें परामर्शदाता तथा प्रार्थी परस्पर मिलते हैं
तथा अनेक बैठकों पर अपने विषयों के बारे में आपस में वार्तालाप करते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण चरण इस परामर्श की प्रविधि में अपनाया जाता है वह है उत्तम तादात्म्य स्थापित करना। इसके अंतर्गत परस्पर सौहार्द की भावना की स्थापना करना महत्वपूर्ण होता है। परामर्शदाता यह प्रयास करता है कि प्रार्थी निसंकोच रूप से अपनी बातों को परामर्शदाता को कह सके और परामर्शदाता का यह प्रयास रहता है कि वह प्रार्थी के साथ एक अच्छे मित्र के रूप में संबंध स्थापित कर पाए। इसका तीसरा जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो होता है भावनाओं की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, फ्री एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग। उचित सामंजस्य के पश्चात या उचित तादात्म्य स्थापित करने के पश्चात प्रार्थी को इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि वह अपनी भावनाओं को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सके। चौथा जो महत्वपूर्ण चरण इसमें होता है वो होता है सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स। प्रार्थी की भावनाओं एवं संवेगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के पश्चात परामर्शदाता सेवार्थी के नकारात्मक और सकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उसका वर्गीकरण करता है। पांचवा इसका जो महत्वपूर्ण चरण है वो होता है अंतर्दृष्टि का विकास, टू डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट। समस्या समाधान के लिए प्रार्थी में विकसित की जाती है। उसके अंतर्दृष्टि का विकास होने पर परामर्शदाता प्रार्थी की नई भावनाओं के विषय में चिंतन करना प्रारंभ कर देता है और उसका वर्गीकरण भी वो समय के साथ साथ करता जाता है। अगला इसका जो महत्वपूर्ण चरण या स्टेप है वो है परामर्श की स्थिति को समाप्त करना, टर्मिनेशन ऑफ द काउंसलिंग सेशन। इन सभी सोपानों के पश्चात परामर्शदाता उस बिंदु की तलाश में रहता है जहां परामर्श को समाप्त किया जा सके। विद्यार्थियों, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, इस प्रकार के परामर्श में एक एंडिंग पॉइंट होता है जहां परामर्शदाता विद्यार्थी या फिर उस प्रार्थी से संबंधित समस्त सूचनाओं को जब ले लेता है, प्राप्त कर लेता है, तब वह सेशन को समाप्त करता है। और इसके अगले चरण में और अगला महत्वपूर्ण जो चरण है वो होता है अनुवर्ती या फॉलोअप का सेशन। इस सोपान के अंतर्गत परामर्शदाता को प्रार्थी को फॉलोअप करना पड़ता है, उसको पूछना पड़ता है कि परामर्श की जो प्रक्रिया अभी अपनाई गई है वो कितनी लाभप्रद रही या उनको अपनी समस्या से बाहर आने में कितनी मदद मिली। निर्देशी परामर्श में परामर्श की भी कुछ विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं, जैसा कि यह परामर्श प्रार्थी केंद्रित होता है। जैसा कि शुरू के अध्याय में हमने समझा कि निर्देशी परामर्श में समस्या केंद्रित होती है, यहाँ प्रार्थी केंद्रित परामर्श होता है। दूसरा जो अनिर्देशी परामर्श के अंतर्गत सेवार्थी को अपनी समस्या को हल स्वयं खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। तीसरा इसका महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इसमें परामर्शदाता की भूमिका निष्क्रिय प्रकार की होती है। यहाँ परामर्शदाता बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता है। अनिर्देशी परामर्श की चौथी और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस परामर्श में निर्देशात्मक परामर्श के बिल्कुल विपरीत कार्य किया जाता है और इसमें संपूर्ण जो उत्तरदायित्व होता है वह प्रार्थी या सेवार्थी का होता है। इसके भी कुछ लाभ मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं। सबसे पहला इसका लाभ है कि परामर्श में परामर्शदाता प्रार्थी में समस्या समाधान की योग्यता को उत्पन्न करता है। दूसरा, इसमें परामर्श जो दाता होता है वो प्रार्थी के साथ एक मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध विकसित करता है, उसको तनाव से मुक्त करता है, उसको अनावश्यक गतिविधियों या परीक्षण से मुक्त करने का प्रयास करता है और उसमें एक अंतर्दृष्टि या सूझ का विकास करने का प्रयास करता है। अनिर्देशी परामर्श की भी कुछ सीमाएं हैं, जैसे कि परामर्श में बहुत अधिक समय लगता है, इसमें इसका प्रयोग विद्यालयों या अन्य संस्थानों में सफलतापूर्वक किया जाना थोड़ा कठिन होता है। दूसरा, इसमें प्रार्थी की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं के अनुसार ध्यान देना पड़ता है। तीसरा, इसकी जो सीमा है वह है इस प्रकार के परामर्श में प्रार्थी केंद्रित होने के कारण समस्या समाधान का मौखिक रूप से विवरण नहीं किया जा सकता। ये दोनों परामर्श के अलावा भी मनोवैज्ञानिकों ने एक तीसरे प्रकार के परामर्श की बात की है, जिसे समाहारक परामर्श या इलेक्टिव काउंसलिंग कहा जाता है। इसे अन्य नामों जैसे समन्वित परामर्श, मध्यमार्गीय परामर्श या मिश्रित परामर्श भी कहा जाता है। इसके मुख्य प्रवर्तक जो रहे हैं एफ.सी. थोर्न और एलन बोर्डिन, इस प्रकार के परामर्श के बारे में बात करते हुए कहा है कि यह एक निर्देशी और अनिर्देशित विधि को अपनाना कभी कभी उचित नहीं होता है। ऐसे समय में परामर्शदाता कई बार या तो निर्देशी परामर्श से सहमत होता है या तो असहमत होता है और कभी कभी इस प्रकार की स्थिति होती है कि दोनों प्रकार के परामर्श को वह अपना नहीं पाता। इस प्रकार की स्थिति में परामर्शदाता एक तीसरे प्रकार के परामर्श को अपनाता है, जिसे समन्वित परामर्श या संग्रही परामर्श के नाम से भी जाना जाता है। यह परामर्श दोनों का ही निश्चित रूप है, मिश्रित रूप है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय रहता है और न ही निष्क्रिय होता है। संग्रही परामर्श में प्रविधियां परिस्थिति और सेवार्थी की आवश्यकता अनुसार ही प्रयुक्त की जाती है।
इस परामर्श के भी कुछ सोपान जो मनोवैज्ञानिकों ने बताए हैं वो इस प्रकार है। पहला है इसमें कि प्रार्थी की आवश्यकता एवं व्यक्ति की विशेषताओं का अध्ययन करना। प्रथम सोपान में परामर्शदाता प्रार्थी की वास्तविक आवश्यकताओं के विषय में जानकारी एकत्रित करता है, तो व्यक्ति की विषय में जानकारी एकत्र करके उसको नोट करके रखता है। दूसरा, इसमें प्रविधियों को चुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण चरण होता है। इस सोपान के अंतर्गत प्रार्थी की आवश्यकता अनुसार विधियों का चयन करके उसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि शुरू में ही स्पष्ट किया गया था, इसमें मिश्रित प्रकार का परामर्श किया जाता है, तो परामर्शदाता या तो निर्देशीय परामर्श या फिर अनिर्देशीय परामर्श किसी भी रूप का उपयोग कर सकता है। तीसरा इसका जो सोपान है वो है एप्रोप्रिएट टेक्निक का यूज करना या प्रविधियों का उपयोग करना। जो भी चयनित प्रविधि परामर्शदाता चयन करता है उसका वह उपयोग करता है और परिस्थिति के अनुसार उसको समय समय पर बदलता भी जाता है। फिर इन परिस्थितियों का मूल्यांकन करता है परामर्शदाता। पूरी परिस्थिति का आकलन करने के बाद पूरी परिस्थिति में क्या कमी रह गई है, क्या स्टेप अपनाया जा सकता है, इन सभी बातों का मूल्यांकन परामर्शदाता करता है। पांचवा जो इसका स्टेप है या पांचवा चरण है वो होता है परामर्श की तैयारी। इस चरण के अंतर्गत प्रार्थी को यथोचित परामर्श तथा मार्गदर्शन के लिए एक प्रॉपर तैयारी की जाती है। और आखिरी जो इसका चरण होता है कि परामर्शदाता प्रार्थी को एक प्रकार से राय देता है या परामर्श देता है ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। इस प्रकार के परामर्श की कुछ विशेषताएं मनोवैज्ञानिकों ने बताई हैं। जैसा इसका पहली विशेषता ये होती है कि इसमें परामर्शदाता की भूमिका निष्क्रिय प्रकार की होती है। दूसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें समय बहुत कम लगता है। तीसरी इसकी विशेषता यह है कि इसमें कुशलता या दक्षता होनी चाहिए। यदि परामर्शदाता कुशल या दक्ष है तो इसको बहुत अच्छे ढंग से वो उपयोग कर सकता है। फिर इसमें प्रार्थी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर परामर्श का कार्य किया जाता है। और सबसे अंतिम है कि इसमें समस्या के निवारण की दिशा में परामर्शदाता सार्थक रूप से पहल करता है और पहल करने के बाद प्रार्थी को आश्वस्त करता है कि उसकी समस्या का समाधान ठीक ढंग से हो पाएगा। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जैसा कि इसमें स्पष्ट नहीं होती कि किस प्रकार के परामर्श की विधि का उपयोग परामर्शदाता करेगा, निर्देशी या अनिर्देशी, इसलिए स्थितियां स्पष्ट इसमें नहीं होती। दूसरा, इसमें कोई स्वतंत्र नियम नहीं होता। प्रार्थी की आवश्यकताओं को देखते हुए परामर्शदाता किसी भी प्रकार के परामर्श की विधि को अपना सकता है। फिर इसमें दक्षता या योग्यता आवश्यक है। सभी परामर्शदाता उतने योग्य या दक्ष नहीं होते हैं कि दोनों विधि वो अपना सके। तीसरी इसमें ये कमियां हैं या सीमाएं इसकी बोल सकते हैं कि इसमें परामर्शदाता के दृष्टिकोण से सेवार्थी को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाता है, जो कि समय के अनुसार संभव नहीं है। तो हमने देखा कि परामर्श के विभिन्न जो प्रकार हैं, जो अलग अलग पेशेवर परामर्शदाता अपनाता है, वो मूलभूत प्रकारों का वर्णन या मूलभूत प्रकारों की चर्चा हमने इस अध्याय के अंतर्गत किया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही सुभाषित इसी मंत्र से सुरभित उपवन अपना, मातृभूमि और सृष्टि की सेवा का सुंदर सा सपना, सा सुंदर सा सपना। आलोकित पथ के अनुगामी अमृत कलश तुम्हारा है, विश्व पटल पर ज्ञान की गंगा बहे ये लक्ष्य हमारा है, बहे ये लक्ष्य हमारा